दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जिसको आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। चाहे वो एसएसटी का पोर्शन हो, चाहे वो जीएस वाला कोई पोर्शन हो, तो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी टीचिंग एग्जाम्स खास करके देखोगे, चाहे वो सोशल साइंस में आपका सीटेट का हो, चाहे आपका डीएसएसबी हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका एनवीएस हो, यूपी के एग्जाम हो, ईएमआरएस के एग्जाम हो, तो एसएसटी के क्वेश्चनों में आपके लिए वो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा हम लोग पूरे भारत में स्टडी मटेरियल भी कोरियर से प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको आप लोग ये जो हमारा नंबर है 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर हमारा जिसके हम लोग एमसीक्यू लेके आए हैं, जो टेस्ट पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका महाजनपद और मगध साम्राज्य को लेकर के है। दोस्तों 6ठी सदी में ईसा पूर्व के अंदर भारत में महाजनपद का काल इसको माना जाता है और उत्तर वैदिक काल में हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के कारण जनपद शक्तिशाली होकर महाजनपद में बदल गए थे। तो देखिए नंबर 1, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वेद में मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आपका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबसे पहले मगध का जो उल्लेख है वो मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, सूची और एक और दो को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का आपको चयन करता। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में इसमें आसानी रहे। यस, ये आप अभी क्लोज है, अब आप आराम से देख सकते हो। सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित करना। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन महाजनपदों की राजधानियां दी गई हैं। कौन से महाजनपद की राजधानी क्या है ये आपके सामने यहाँ दिया गया है। तो एक तरफ महाजनपद है जैसे कंबोज है, गांधार है, सूरसेन है, वत्स है। दूसरी तरफ कौशाम्बी जैसी राजधानी है, मथुरा राजधानी है, तक्षशिला राजधानी है और हाटक राजधानी है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक एक को मिलाने की कोशिश कीजिए। जैसे कंबोज है, कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी वो हाटक हुआ करती थी। गांधार की अगर बात करेंगे, गांधार की राजधानी तक्षशिला होती थी। उसके बाद बात करें सूरसेन की, सूरसेन की राजधानी मथुरा होती थी और वत्स की जो राजधानी थी वो उस समय कौशाम्बी थी। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका है ए 4 के साथ, बी 3 के साथ, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर ए में मिलेगा। तो ए जो है वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये महाजनपद और उनकी राजधानियों के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कितने गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं? जो बुद्ध काल था उस दौरान गंगा घाटी में कितने राज्यों के अस्तित्व के प्रमाण आपको मिलते हैं? तो आंसर आपका आ जाएगा 10। बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहां पर मिलता है? 16 के 16 जो महाजनपद हैं उनका वर्णन आपको बौद्धों और जैनों दोनों के द्वारा मिलेगा। बौद्धों के द्वारा भी, बौद्ध धर्म के अनुसार भी मिलता है और जैन धर्म के अनुसार भी। बौद्ध धर्म के अनुसार जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है और जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार जो भगवती सूत्र है, जो जैन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसमें यानी बौद्ध धर्म के अनुसार अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के अनुसार भगवती सूत्र, दोनों में ही महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और अगर ये बात करें ना कि भारत में राज्यों का सबसे पुराना जो स्वरूप है वो महाजनपद ही रहे हैं। और नॉर्मल क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कि महाजनपदों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? तो 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित राजवंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। ये जो राजवंश हैं इनको उनके कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद इन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये आप बीसी से लेकर के एडी की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे करके इसको सिस्टमेटिकली लेना है। सबसे पहले आता हर्यक वंश, उसके बाद आता शिशुनाग वंश, उसके बाद आता नंद वंश। ये जो जोड़ी है बी वाली, ये आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने, क्योंकि जितने भी है ना, जैसे हर्यक वंश है, जैसे इसमें सबसे पहले हर्यक वंश दे रखा है, तो हर्यक वंश का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं पितृहंता वंश।
हर्यक वंश की जगह अगर पितरहंता वंश होता तो भी आपका आंसर राइट होता। पितरहंता जो वंश है वो 544 से 412 बीसी तक रहा है। 544 से 412 बीसी तक। वृद्धरथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी और इस वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। ध्यान रखिए बिंबिसार, न कि बिंदुसार, बिंबिसार। और उसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो राजगीर या फिर गिरिवर्ज थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो आपको अलग अलग मिलेंगे, चाहे आपका बिंबिसार से आप शुरू करके आगे आप बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। वही बात अगर आप करेंगे, क्योंकि हर्यक के बाद शिशुनाग का टाइम आएगा और शिशुनाग वंश जो है वो 412 बीसी से 344 बीसी तक रहा। 412 से 344 तक इसका संस्थापक पहला शिशुनाग ऑटोमेटिकली रहेगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको नाम और भी मिलेंगे। अंतिम शासक के रूप में आपका नाम जो आप देखेंगे तो आंसर आएगा नंदी वर्धन राजा। उसके बाद हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आपके लिए टेस्ट में लेकर आते हैं ताकि उनमें से क्वेश्चन रिपीट हो और उसके आसपास के क्वेश्चन बार बार बने। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किस शासक को जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया? याद रखिएगा, श्रोणिक, श्रोणिक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार यहां पर आता है। तो किस शासक को श्रोणिक कहा गया है? श्रोणिक किसको कहा गया है? बिंबिसार को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? किसके शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? अजात शत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9वां, पुराणों में किस शासक को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि दी गई है? सर्वक्षत्रांतक की उपाधि किसको दी गई? महापद्म नंद को। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन, क्योंकि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण करा तो उस समय इन ऑप्शनों में देखेंगे तो मगध का राजा था घनानंद, और घनानंद जो है वो नंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसको उसके बाद आप लोग विक्रमादित्य की बात करेंगे या फिर आप सबसे बड़ा नाम अगर आप उस समय देखेंगे तो प्रधानमंत्री चाणक्य के समय में चंद्रगुप्त ने फिर उसको जाकर के हराया। तो ये धनानंद नंद वंश का, क्योंकि नंद वंश की समाप्ति के बाद ही जो है वो आगे के राज्य आगे बढ़े। और सिकंदर के हम समकालीन या पैरेलल देखेंगे तो धनानंद सबसे बड़ा नाम है। अगर इसकी जगह पोरस दे देते तो पोरस भी आपका नाम आ जाता, और बाकी कुछ और राजा है जो इस समय के थे। उपवर्ष वररुचि कात्यायन विद्वान निम्नलिखित में से किस काल में उत्पन्न हुए? ये विद्वान किस काल में उत्पन्न हुए? नंद काल या नंद वंश के समय। क्वेश्चन नंबर 12, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो निपुर रंजन था। क्वेश्चन नंबर 13, यूनानी स्रोतों के अनुसार नंद की सेना में कितने हजार हाथी थे? नंद की सेना में यूनानी स्रोतों के अनुसार 6000 हाथी थे। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, निम्नलिखित में से किस शासक को यूनानी लेखकों द्वारा अगरमीज कहा गया है? अगरमीज किसको कहा गया है? धनानंद को कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां, मगध का शासक बिंबिसार निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? वो आप देखोगे बुद्ध के समकालीन था। किसके समकालीन था? बुद्ध के समकालीन था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड थे। हम कंटिन्यू सारे के सारे चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और चाहे आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे मिडिवल हो, और हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सबके क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। और जो भी आपका तैयारी है, चाहे वो जीएस वाले पोर्शन की हो और या फिर आपका सोशल साइंस एसएसटी हो, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपी, सब स्टेट्स की हम प्रोवाइड करवाते हैं नोट्स भी, और आपको यहाँ पर सारी की सारी वीडियोस तो मिल ही रही हैं। इस नंबर पर कॉल करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना एग्जाम कौन सा देना और सब्जेक्ट सोशल साइंस, ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको डेली मिलती रहेगी। धन्यवाद और शुभकामनाएं।